कैसे हो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स। ठीक, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपके फेडरल बोर्ड का जो बुक है फिज़िक्स उसमें मौजूद है और आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लें। तो ये सैटेलाइट के मुतालिक टॉपिक है। सो बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है? ये सैटेलाइट रूसी ज़बान का जो है ना लफ्ज़ है, जिसका मतलब है साथी या दोस्त या कंपनी, जिसको हम कहते हैं। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक सैटेलाइट नेचुरल होता है और इसका एग्जांपल जो है वो मून है। लेकिन कुछ सैटेलाइट इस तरह होते हैं कि वो आर्टिफिशियल होते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो कि इंसान ने ख़ुद इसको डिज़ाइन किया और उसको स्पेस में लॉन्च किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो सबसे पहला जो सैटेलाइट था, ये सोवियत यूनियन ने सबसे पहले 1957 में इसको लॉन्च किया। ये उस ज़माने की बात ही 1957, इमेजिन। और उस वक्त से लेकर आज तक हज़ारों जो है सैटेलाइट स्पेस में इसको लॉन्च किए गए। यही वजह है कि इस सैटेलाइट की वजह से आज स्पेस में बहुत ज़्यादा कचरा भी मौजूद है। इतना ज़्यादा कचरा है कि साइंटिस्ट खुद भी परेशान है इसके लिए कि हम इसको कैसे रिमूव कर लें, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है, डेब्रिस बहुत ज़्यादा है स्पेस में, सैटेलाइट का भी और मुख्तलिफ रॉकेट का भी। क्योंकि जो रॉकेट के ज़रिए से स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो फिर वो बाद में ये डेब्रिस बन जाता है, कचरा बन जाता है। और उसका फिर ये होता है कि ये कभी कभार ज़मीन की तरफ भी आते हैं और क्रैश हो जाती है। और कभी कभार इस तरह होता है कि स्पेस में जो है ना वो फिर घूमते फिरते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरे सैटेलाइट के लिए भी ख़तरा हम वक्त लाक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ उसकी क्लैश जो है ना कोलिजन हो जाए और इस तरह से फिर वो क्रैश हो जाते हैं वो सैटेलाइट। तो ये हम वक्त ये जो है ना ये ख़तरा जारी रहता है। आज जो है ना स्पेस में बहुत ज़्यादा डेब्रिस मौजूद है सैटेलाइट के और रॉकेट के। तो इसके मुतालिक मैं एक छोटा सा आपको मैं क्लिप बताता चलूँ। ये देख लें आप, यहाँ पे एक क्लिप है, ये देख लें यहाँ पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेब्रिस मौजूद है। तो ये डेब्रिस इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से हर हम वक्त सैटेलाइट के लिए ख़तरा लाक होता है। ये देख रहे हैं इसमें 1975, 1980, इसके बाद फिर 1985, 1990, 1995, 2005 एंड सो ऑन। इतनी ज़्यादा डेब्रिस बन चुकी है स्पेस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको। तो ये है। अब जितनी भी सैटेलाइट है इसके अपने मकासद हैं। कुछ हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट मौसमियात के लिए यूज़ करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मकासद है इसके। और यानी 1957 से लेकर अभी तक जो है ना हज़ारों जो है ना सैटेलाइट भेजे गए, जिसकी वजह से फिर हमारे स्पेस में जो है ना अब जगह बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रही है। आने वाले वक्त में तो और भी हज़ारों सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए जाएंगे। तो इसका फिर ये होगा कि हम वक्त इसके कोलिजन का ख़तरा होता है आपस में भी, और मुख्तलिफ रॉकेट या यहाँ ज़मीन से हम कोई मिशन भेजते हैं उनके साथ हम वक्त ये डेब्रिस या जो जितने भी सैटेलाइट है उनके साथ टकराने का हम वक्त ख़तरा लाक होता है। आपने एलन मास्क का नाम भी सुना होगा मेरे ख़्याल में। तो एलन मास्क ने अभी रिसेंटली एक ऐसा स्टारशिप उन्होंने जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है कि सैटेलाइट को उधर स्पेस तक, या जो एस्ट्रोनॉमर है उधर स्पेस तक लेके जाते हैं, फिर वापस जो है ना आ जाते, यानी कोई डेब्रिस नहीं बनती वहाँ पे स्पेस में, जो कचरा है स्पेस में। तो उसने ये काम किया है। तो ये अच्छी बात है कि इंसान के वलाफ बहबूद के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो अभी हम सैटेलाइट के मुतालिक मज़ीद इसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी मैथमेटिक्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे। तो ये देख लें स्टूडेंट के सपोज़ ये आपके पास ये आर्थ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्थ है सपोज़। अब ये मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट कंसिडर कर ले कि ये इसके कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है।
अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेटेलाइट है इसको जो है ना इंसान ने भेजे अपनी फ़लाह बहबूद के लिए, ठीक है। इस तरह ये एक सेटेलाइट है और इसके सोलर पैनल होते हैं जिसकी वजह से ये फिर सूरज से इसको एनर्जी मिलती है, ठीक, सोलर एनर्जी मिलती है। इस तरह से कुछ और सेटेलाइट इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से जाते हैं। ये भी आप ज़हन में रख लें कि 250 किलोमीटर के बाद राउंड अबाउट 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, ठीक है, के राउंड अबाउट जो ज़मीन का जो फ़िज़ा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर स्पेस शुरू हो जाता है। तो 250 किलोमीटर के बाद फिर साइंटिस्ट जो है स्पेस में ये सेटेलाइट लॉन्च करते हैं। उस फ़िज़ा में इसलिए लॉन्च नहीं करते क्योंकि फिर फ़िज़ा के साथ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और फिर क्रैश हो जाती है, ज़मीन की तरफ वापस आती है। तो कम से कम ये 250 या 300 किलोमीटर होनी चाहिए, तो तब जो है ना वहाँ पे फिर ये ज़मीन के गिर्द घूमती है तेज़ी के साथ और इस तरह फिर वो इन्फॉर्मेशन ज़मीन तक पहुँचते हैं। मुख्तलिफ़ हाइट पे मुख्तलिफ़ सेटेलाइट होती है और मुख्तलिफ़ हाइट पे मुख्तलिफ़ सेटेलाइट की वेलोसिटी भी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होती है। अब ऐसे ना कि जो सेटेलाइट ज़मीन से यहाँ से इसको लॉन्च किए जाते हैं, बिलफ़र्ज़ यहाँ से थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ के लिए कि ये अर्थ है और ये इसके फ़र्ज़ कर ले कि ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे है ना कि जब भी यहाँ से कोई सेटेलाइट को इस तरह से लॉन्च किया जाता है तो फिर इसको एक ख़ास वेलोसिटी देने के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी देने के लिए इस तरह से इसको गोल घुमाया जाता है। फिर इसके बाद फिर जब ये वेलोसिटी ख़ास वेलोसिटी गेन कर लेती है तो फिर एग्जैक्ट उसी ही ऑर्बिट में इस तरह से गोल घूमता है और ये इसकी फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी इसी तरह से बन जाती है, ठीक है। ये अच्छा, स्टार्ट में जब इसको इस तरह से लॉन्च करते हैं तो ये फिर इसी तरह ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल मोशन एंड देन फिर ये इस तरह घुमाता है सर्कुलर पाथ पे या एलिप्टिकल पे और एंड देन फिर एक ख़ास हाइट पे ये वेलोसिटी गेन कर लेता है और इस तरह फिर ये गोल घूमता है अर्थ के गिर्द तेज़ी के साथ ये गोल घूमता है। तो इस तरह ये सेटेलाइट घूमते हैं और ये सिर्फ़ एक नहीं है बल्कि आज तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सेटेलाइट बहुत ज़्यादा है आज के ज़माने में, अगर गौर से जो है ना इसको देख लें तो इसकी तादाद अब हज़ारों में है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हम इसको डिस्कस करने हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, इसको हम देख लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, तो फ़र्ज़ कर ले कि ये ज़मीन आप कंसीडर कर ले कि यहाँ से ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब ऐसा है कि इसका रेडियस आर ई है, इसको हमने आर ई का नाम दिया, ठीक है। और ये तकरीबन हाइट एच पे यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी आर यानी कंसीडर कर ले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एक मिनट इसको हमने एच का नाम दिया, ठीक है, एच का नाम दिया। अब कोई सेटेलाइट इस तरह ज़मीन के इर्द गिर्द इस तरह गोल घूमती है इस तरह से, ठीक है। हमने ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसी तरह से ये वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी वी, ये वी वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरह ये भी एक वेलोसिटी भी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे इसी ही वेलोसिटी को, ठीक है। तो अब आप सब ने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसमें हमने ये पढ़ा है कि ए सी इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। एंड फर्दर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना कि वी स्क्वेयर इट मस्ट बी इक्वल टू ए सी एंड दैट इज़ इक्वल टू आर। फर्दर हम इसको लिखते हैं कि अगर ए सी इट इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल जी यानी जो अर्थ की जो एक्सेलरेशन है इसके इक्वल है। सो देयरफॉर फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि वी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू जी आर
एंड इसको अंडर रूट से इसको बंद कर लें और ये ख़त्म कर लें, ठीक है, इसको भी, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट के वी इट इज़ इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जी आर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास ये आर्बिटल वेलोसिटी बन गई, लेकिन यहाँ पे हमने जी के लिए कोई और इक्वेशन भी हमने लिखने की, यानी जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जहन में रख ले स्टूडेंट कि ये इक्वेशन कहाँ से आया। मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको याद होगा कि एफ ये साइड के साथ में लिखता हूँ, ये हिंट्स आपको दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट उसने किताब में लिखा है, जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, यानी ए डब्ल्यू यानी ये इक्वल है वेट के, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ये इसके इक्वल है। सो अब आप देख ले स्टूडेंट कि ये और एफ इज़ इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर कर लें। जो ही आप इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग जब आप कंपेयर करते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, देख लो इसको स्टूडेंट, यानी एम जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आपके पास है आर स्क्वायर, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा, अब ये देख ले स्टूडेंट कि ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा। सो रिज़ल्ट जो है ना, ये फिर आपके पास जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, ठीक है, इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ, कैपिटल जी एम स्मॉल जी कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपके पास बन जाता है। सो ये जहन में रख ले स्टूडेंट कि ये इक्वेशन आपने ये वाला जो हमने यहाँ पे लिख कर डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। सो अब आप क्या कर ले कि इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर ले, यानी ये इसको आप नाम दे दे कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आप इसको 2 का नाम दे दे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। सो प्लग इन 2 इन 1, यानी 2 को जो है 1 में इसको प्लग इन कर ले। सो वी इक्वल, इट मस्ट बी इक्वल टू, आप लिखते हैं ना कि कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई आर, ठीक है, ये देख लें। सो आप यहाँ पे आर और आर कैंसिल कर लें, रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह बन जाता है कि कैपिटल जी एम ई एंड और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं ना कि ये आर, इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देख ले स्टूडेंट के यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि यानी v इक्वल आप लिख सकते हैं ना कि कैपिटल जी एम ई और उसके बाद फिर लिख सकते हैं ना कि स्मॉल आर। मैंने आपको बता दिया था कि इफ़ का अगर स्मॉल आर इक्वल है आर ई प्लस एच, यानी हाइट एच। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो सेटेलाइट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो सेटेलाइट, यानी ये आप देख लें, ये जो सेटेलाइट आर है यानी रेडियस आर है, और उसके बाद फिर हाइट एच अल्टीट्यूड पे जो है ना ये सेटेलाइट मौजूद है, तो इसको हमने नाम दिया यहाँ से लेकर, यानी आप लिख सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि इसको मैंने नाम दिया, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको मैंने नाम दिया आर, यानी आर इज़ इक्वल टू आर कैपिटल आर ई प्लस एच का नाम मैंने दे दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि ये जो है ना ये इसको मैंने इसका नाम दिया स्मॉल आर का। सो देयरफॉर वी इज़ इक्वल टू यानी आप लिख सकते हैं ना कि कैपिटल जी एम ई एंड दैट इज़ इक्वल टू आर ई प्लस एच, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देख ले स्टूडेंट कि ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट आर ई, काफ़ी फेमस एमसीक्यूज़ है।
और ये एच के इक्वल है, ये जहन में रख लें। सो ये कभी कभार MCQs में आ सकते हैं स्टूडेंट, MCQs ये जो है ना ये देख लें स्टूडेंट, ये कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर ये MCQs में आता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है एट अल्टीट्यूड एच ये किसके इक्वल है। तो आपने ये ऑप्शन टिक करवाना है, यानी RE प्लस एच यानी जो अल्टीट्यूड को रहता है ज़ाहिर करता है, और ये जो है ना अंडर रूट, ये जहन में रख ले। कभी कभार इसके ऊपर स्क्वायर भी दिया जाता है या क्यूब भी दिए जाते हैं, तो आपने ये नहीं लिखना, अदरवाइज़ फिर आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो ये आपने लिखना है स्टूडेंट आगे। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, कभी कभार MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यानी अगर आप देख ले ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक असाइनमेंट भी है, ठीक है, असाइनमेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, MCQs में भी आ सकता है। एक और भी है MCQs, ठीक है, ये MCQs में भी आ सकता है कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन से तकरीबन, आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ज़मीन से यानी RE जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और ये तकरीबन उसके रेडियस के इक्वल यानी रेडियस के इक्वल कोई सैटेलाइट मौजूद है, यानी जिसको हमने RE का नाम दिया, यानी जितना ज़मीन की रेडियस है उसी ही डिस्टेंस के बराबर स्पेस में कोई सैटेलाइट मौजूद है। और वो डिस्टेंस कितनी है आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू का पता है। सो तो अब देख ले स्टूडेंट के एक मिनट में इसको आगे लेके निकलूँ। सो V इज़ इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल G, ठीक है, ME, एंड फिर आप लिख लें यहाँ पे आप लिख लें RE प्लस RE। ये इसलिए मैंने लिखा, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, ये सारा टर्म, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है ये वाला पूरा। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एज को हमने इक्वल लिखा RE के, ये एक असाइनमेंट भी है, जहन में रख ले। 15.5 या कौन सा असाइनमेंट है फिटल बोर्ड का, आप देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है कि अगर कोई सैटेलाइट है ज़मीन के रेडियस के इक्वल स्पेस में इसको छोड़ दिया गया तो फिर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी V इक्वल हम आप लिख सकते हैं ना कि ये कैपिटल G ME, और उसके बाद फिर आप लिख ले 2RE लिख लो, एंड देन फिर फर्दर आप लिख लें 1/2 अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को आप बाहर निकालें, ठीक है, और उसको फिर आप लिख लें कैपिटल G ME, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लें डिवाइडेड बाई आप लिख लें RE लिख लें। अब आप देखें जहन में रख लें स्टूडेंट कि ये पूरा जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, V प्राइम इसका नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना कि जो रिज़ल्ट हमारे पास बन गया V इक्वल V प्राइम डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, तो ये आपके पास ये जो है ना ये वैल्यू बन गई। जहन में रख ले स्टूडेंट कि ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, MCQs में भी आ सकता है, ठीक है, MCQs तो MCQs, ठीक है, MCQs में भी आ सकते हैं। तो ये जहन में रख ले कि इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने ये जहन में रखना है पहले से। यानी अगर कोई सैटेलाइट है वो ज़मीन के रेडियस के इक्वल के बराबर यानी अल्टीट्यूड वो स्पेस में छोड़ दिया गया, तो उसकी आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, तो V इज़ इक्वल टू V प्राइम डिवाइड बाई 2, या आपके पास यानी जो इस तरह जो ना ये रिज़ल्ट आनी चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह आनी चाहिए, ठीक है, ये वाला, या इस तरह आपके पास आनी चाहिए, तो ये वाला, ठीक है। और कुछ आपको नहीं आता तो कम से कम ये वाला यहाँ तक आप कंप्लीट कर ले। अगर ऑप्शन में इस तरह की वैल्यू दी हो कि V इज़ इक्वल टू V प्राइम डिवाइड बाई 2, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही बेस्ट यानी जो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थी अब ये भी आप जहन में रख ले स्टूडेंट के आपको पहले से इल्म है इस बात का कि कैपिटल G का भी वैल्यू पता है ना कि 6.67 क्रॉस 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एक ये भी है। अच्छा, मास ऑफ अर्थ का भी पता है, वो कितनी वैल्यू है आप देख ले 6 क्रॉस 10 पावर 24 किलोग्राम,
ये भी है। और उसके बाद फिर रेडियस ऑफ अर्थ का भी पता है कि 6.4 क्रॉस 10 पावर आपके पास 6 मीटर है, ठीक है, यानी तकरीबन 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब वैल्यू जो है ना, ये सारे वैल्यू जो है ये आपको पता है, मतलब अगर किताब में, मतलब अगर पेपर में ना पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो ये वैल्यू आपको दिए होंगे, कैपिटल GME और रेडियस सब, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदे को ये आनी चाहिए, ठीक है, ये याद करनी चाहिए या मेमोराइज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो है ना, अगर ये वैल्यू को पता है तो आप आसानी के साथ सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी हाइट पे लेके जाना है उस हाइट को भी आप कैलकुलेट कर ले, बाकी ये वैल्यू पुट कर ले, आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। तो काफ़ी आसान है। अब हम आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जहन में रख लें स्टूडेंट कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, काइंडली आप इसको ज़रूर देख लें। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपको दिए होंगे, देख लो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.4 को आप देख लें, ठीक है, 15.4 अच्छा, ये 15.4 जो है ना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आप ज़रूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी देख लें, और 15.5 को भी आप इसको देख लें। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, ये देखो, ये असाइनमेंट आपको दी है 15.4 असाइनमेंट कि कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड इक्वल टू द अर्थ रेडियस। ये कैलकुलेट कर ले और मैंने आपके लिए कैलकुलेट भी किया। अभी हम आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरफ आते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? देखो, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये एक ख़ास डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इसको जो है ना, इसको छोड़ दिए जाते हैं, और ये एक सर्कल जो कंप्लीट करता है ज़मीन के इर्द गिर्द, वो 24 आवर में कंप्लीट करते हैं। ज़मीन से अगर इसका मुशाहिदा कर दिया जाए तो ये बिल्कुल आपको स्टेशनरी नज़र आएंगे। इस वजह से इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, ठीक है। अच्छा सो दिस सैटेलाइट आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी, इसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है, सैटेलाइट। एंड द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी इसको हम कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्बिट के ऊपर इस तरह से ये गोल घूमता है, ठीक है। और ये 24 आवर में ये कंप्लीट करते, एक सर्कल कंप्लीट करते। इसके लिए मैं आप छोटा सा आपको एक क्लिप भी दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद फिर इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरफ फिर फ़ौरन आते हैं। अब देख लें स्टूडेंट, ये देख लें, ये एक देख सकते हैं यहाँ पे, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लुक एट दिस, यहाँ पे देख लें, ये सन दिया है, ये अर्थ है, और उसके बाद फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह ये मोशन करते हैं, ठीक है। ज़मीन सूरज के गिर्द या सन के गिर्द हरकत करती है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कनेक्ट है अर्थ के साथ, इस तरह कनेक्ट है, और ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके सोलर पैनल भी आपको दिखाए गए हैं जो कि सूरज से ये एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही इस तरह मोशन करता है। ये एक मॉडल आपको दिया है, डेमो है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। ये जो आपको मैथमेटिक्स दिया है, इसी ही मैथमेटिक्स को अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के मतलब थोड़ी बहुत हमने पढ़ी, और उसकी जो ना एक वीडियो क्लिप भी हमने देख लिया। सो जियो स्टेशनरी, यहाँ पे मैं लिख लूँ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि V इक्वल, अच्छा, ये कैपिटल G, यानी कैपिटल G, इसके बाद है फिर कैपिटल M, मास ऑफ द अर्थ एज वेल एज, इसको हमने R का नाम दिया है, ठीक है। अच्छा चूँकि ये ज़मीन के इर्द गिर्द, ये सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के इर्द गिर्द इस तरह से गोल घूमती है, ठीक है। जब ये सैटेलाइट गोल घूमता है तो इसका मतलब ये बना कि इसके गिर्द जब ये ऐसे गोल घूमता है तो ये जब एक चक्कर कंप्लीट करता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है
ये चक्कर कंप्लीट करते हैं 24 आवर में कंप्लीट करते हैं, इसको हम ए सी लिखते हैं ना, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ अब हम कंसीडर करते हैं। सो इसको हम लिखते हैं एस डिवाइडेड बाई टी, इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं ना, एस डिवाइड बाई टी। ये वेलोसिटी आपने पढ़ा है कि वी इज इक्वल टू, अब पूरे एक सर्कल को देख ले, 2 पाई, इसको हमने आर का नाम दिया, डिवाइडेड बाई इसको हमने नाम दिया टी, इस तरह हम लिखते हैं। सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे दें, एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2 का आप नाम इसको दे दें। अब क्या कर ले कि दोनों को कंपेयर कर लें, यानी आप कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2 को आप कंपेयर कर लें, ठीक है। जब आप 1 और 2 को आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 2 पाई, इस तरह आर लिखते हैं, एंड डिवाइडेड बाई टी लिखते हैं, इट मस्ट बी इक्वल टू, और इसके बाद लिखते हैं ना कि कैपिटल जी एंड एम ई डिवाइडेड बाई, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना आर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ का आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ का आप क्या कर लें कि स्क्वायर आप कर लें। जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देख लो स्टूडेंट, यानी अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर लें। सो जब यहाँ पे भी आप स्क्वायर इसका कर लेते हैं, यानी यहाँ पे भी आप इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर लें और इसका भी आप स्क्वायर लेते हैं, तो ये जहन में रख ले कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो तो आपके पास जो रिज़ल्ट बन जाता है, इट शुड बी इक्वल टू, यानी जो रिज़ल्ट बन जाता है वो कुछ ऐसा ही बनेगा कि 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर एंड कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई, और उसके बाद फिर आप लिख ले आर लिख ले, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर ले कि ये जो आर है, ये आर यानी ये आर, दिस वन, इस आर को उधर लेके जाओ, इस साइड पे लेके जाओ। जब आप उसको उस साइड के लेके जाते हैं तो फिर जो रिज़ल्ट आपके पास बन जाता है वो कुछ ऐसे ही बनेगा कि 4 पाई आर स्क्वायर, एंड देन फिर आप लिख ले आर क्यूब लिख ले, डिवाइडेड बाई फिर आप लिख ले यानी टी स्क्वायर, इस तरह बन जाता है, एंड कैपिटल जी एम ई ऐसे बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर ले कि ये पूरा के पूरा टर्म है, यानी ये टी भी जो डिनोमिनेटर में है ये भी उस साइड पे लेके जाओ, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर क्यूब को आप अकेला छोड़ दें, ठीक है, आर क्यूब, एक मिनट, अब आर क्यूब में ना आर क्यूब को आप अकेला छोड़ दें, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, और उसके बाद फिर आप लिख लें टी स्क्वायर, ऐसे लिख लें, और उसके बाद फिर आप लिख लें 4 पाई, और उसके बाद ये ऐसे लिख लें, ठीक है, ऐसे लिख लें। अच्छा, अब जहन में रख लें स्टूडेंट कि जब आपने ये इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वेशन, ये आर क्यूब इक्वल कैपिटल जी एम ई और टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये इक्वेशन, ये बहुत पावरफुल इक्वेशन आपके पास बन रहा है। अच्छा, अब देख ले स्टूडेंट, गौर से देख ले कि अब इसमें जो है ना ये वाला टर्म जो है ना, दिस टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। गौर से देख लिए सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन टी जो है और आर ये वेरिएबल है। अब देख ले स्टूडेंट कि अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएं तो फिर आपके पास रिज़ल्ट जो बन जाते हैं वो कुछ इस तरह बनेगा, यानी आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये इस तरह से बन जाता है। ये जहन में रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कभी कभार ये MCQs में भी आ सकता है। ये याद रखना कि केपलर लॉ है, ये केपलर लॉ के जो थर्ड लॉ है, आई थिंक ये उसी ही का एक पार्ट है, और से अगर देखा जाए तो ये केपलर लॉ के थर्ड है। केपलर लॉ आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये BS लेवल पे या MS लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है, लिहाजा ये आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए टाइम, ठीक है। ये MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये जहन में रख ले। अक्सर जो है ना ये पेपर में आता है, यानी आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अक्सर MCQs में आता है पेपर में। तो इसका मतलब ये बना कि जो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द यानी टू टाइम स्क्वायर, ये जहन में रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी टी के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब भी नहीं होना चाहिए, ये जहन में रख ले। अच्छा, एक इसकी क्वेश्चन को थोड़ा और भी मॉडिफाई करते, ठीक है। इसको देख ले स्टूडेंट। अच्छा, अब देख ले इसको इक्वेशन को मज़ीद फिर हम इसको इधर लेके जाते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। यानी आर क्यूब इट इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एंड टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना टी 4 पाई स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब क्यूब को दोनों तरफ का आप क्यूब रूट लें, क्यूब रूट इसका भी लें, और यानी आप इसका भी क्यूब रूट लें, इसका भी क्यूब रूट लें, ठीक है। और एक मिनट इसका भी क्यूब रूट लें, ठीक है, क्यूब रूट, यहाँ पे आप क्यूब रूट लिख लें, और इसका भी आप क्यूब रूट लें, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्यूब रूट लें, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्यूब रूट लें। मैथमेटिक्स में आप क्यूब रूट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आपके पास बन जाता है कि आर इज़ इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ना कैपिटल जी, और इसके बाद फिर एम ई, और उसके बाद फिर लिखते हैं ना कि 4 पाई स्क्वायर, एंड आप लिख लें कि टी स्क्वायर, उसके बाद फिर आप लिख लें कि ये 1/3, ऐसे हम लिखते हैं ना। अच्छा, अब जहन में रख ले स्टूडेंट कि ये जो है ना, ये पूरा टर्म जितना भी है, ये वाला पूरा टर्म ये फिर कांस्टेंट है, अगर गौर से देख लें। सो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये आर जो है ये इक्वल है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि कैपिटल जी यानी, और उसके बाद फिर एम ई, और उसके बाद फिर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऊपर हम क्यूब रूट लगा लें, क्यूब रूट, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिख लें टी यानी 2/3 ऐसे लिख लें, ठीक है, 2/3, क्योंकि वो क्यूब रूट जो है वो 2 के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो अब देख ले स्टूडेंट कि जब हम इससे लिखते हैं ना ऐसे। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट कि आर is equal is directly proportion, r is directly proportion, r is directly proportion to 2/3। कभी कभार ऐसे भी आ सकता है, ये जहन में रख लें। सो ये भी MCQs है, ठीक है, MCQs है, ठीक है स्टूडेंट। तो MCQs ये भी आप जहन में रख लें, कभी कभार इस तरह MCQs आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट, और अक्सर ये पेपर में आता रहता है। सो अब अगर आप चूँकि जो कांस्टेंट है कैपिटल जी आप देख ले, और इस तरह फिर ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर ले, जो ही आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर आप उसकी जो रेडियस है, उसकी जो हाइट है, वो आप आसानी के साथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लें स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, इस यहाँ पे आप लिखते हैं कि आर इट इज़ इक्वल टू कैपिटल जी, ठीक है, एम ई, ठीक है, एंड देन फिर टी स्क्वायर ये भी लिख लें, और उसके बाद फिर 4 पाई स्क्वायर ये भी लिख लें, ठीक है, और इसके ऊपर सारों के ऊपर आप लिख लें क्यूब रूट, लिख इस तरह से लिख लें क्यूब रूट, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है ना कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 क्रॉस 10 पावर यानी -11 है, ठीक है, और मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 क्रॉस 10 पावर 24 है, और उसके बाद फिर ये जो है ना जो 24 आवर में कंप्लीट करता है, यानी 8 6 और उसके बाद ये फिर 4 0 0, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है, क्योंकि 24 पावर में इतने ज़्यादा ये सेकंड आते हैं, ठीक है, यानी 86,400, ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय ये भी आप लिख लें, यानी 4, और उसके बाद फिर पाई की वैल्यू 3.14, ये भी आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा लें, होल इसी तरह से आप लिख लें, क्यूब रूट भी आप इसके ऊपर लिख लें, ठीक है, क्यूब रूट भी लिख लिया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाता है, आर की वैल्यू आ जाती है वो तकरीबन 4, ठीक है, .23 क्रॉस 10 पावर 7 मीटर आ जाते, इतने हाइट पे होता है, ठीक है। ये तकरीबन 42,300 राउंड अबाउट किलोमीटर, यानी तकरीबन मेरे ख्याल में इतना बनता है कि आर इज़ इक्वल टू 4.323 क्रॉस 10 पावर
6 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है, ये 4 किलोमीटर आता है, ठीक है, ये रिज़ल्ट आता है किलोमीटर। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 42,300 किलोमीटर बनता है और इतनी बुलंदी पे होता है, ठीक है, ये सेटेलाइट। उसमें से अगर आप ज़मीन की जो रेडियस है वो निकाल ले तो ये तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 35,000 के राउंड अबाउट आई थिंक, या 36,000 के राउंड अबाउट बनता है। अगर आप ज़मीन की जो रेडियस का जो अर्थ का जो रेडियस है वो आप उससे माइनस करें तो फिर वो इतना ही बनता है, ठीक है। तो ये है आर्बिट यानी जियो स्टेशनरी की जो सेटेलाइट है उसकी हाइट है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी 42,000 किलोमीटर ये बनती है। इसके अलावा अब इसकी आर्बिटल वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर लें, सो v इज़ इक्वल टू, हम देख लेते हैं कि कैपिटल G, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल G M E, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना R लिखते हैं। सो अगर ये सारी वैल्यू पुट कर लें, यानी आप देख लें कि कैपिटल G की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लें 6.67 क्रॉस 10 पावर -11, और उसके बाद फिर 6 क्रॉस 10 पावर 24, और उसके बाद फिर आप ये जो ना 42,000 या 4.23 क्रॉस 10 पावर 7 ये भी लगा लें, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी बनती है, ये तकरीबन कितनी बनती है 3.07 क्रॉस 10 पावर 20, अच्छा 3, सॉरी सिर्फ 3 है, 3 मीटर पर सेकंड बनते हैं, बहुत कम है, यानी तकरीबन एक सेकंड में ये तकरीबन 3 किलोमीटर के हिसाब से राउंड अबाउट जाती है। आप ख़ुद सोच लो कि ये तकरीबन इतनी स्पीड के साथ जाती है, यानी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की जो स्पीड है 3.67 क्रॉस 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड जो है ये बनती है। अगर ये जो मैंने आपको हाइट बता दी ये इसमें पुट कर ले उस ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली इक्वेशन में, तो आपके पास ये बनता है, यानी 6.03 है मेरे ख्याल में, हाँ 03 है, ठीक है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर पर सेकंड आता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जो कि ज़मीन से काफ़ी दूर होता है, 35-36 हज़ार किलोमीटर की बुलंदी पर होता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा, और अगर इसमें कोई इशू हो तो फिर आप मुझे क्लास में भी बता सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक।